नीतीश ने क्यों गठबंधन तोड़ दिया, इसके पीछे बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जो जेडीयू के जो सवर्ण नेता थे और वहाँ के जो सवर्ण अधिकारी थे वो नाराज थे इस बात से कि जाति जनगणना क्यों कराई, 65% रिजर्वेशन क्यों किया, और सोशल जस्टिस का मुद्दा जो है वो 2024 के लिए बड़ा नासूर बन रहा था बीजेपी के लिए। जिस तरह से बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियां दी थी, जिस तरह से आरजेडी जेडीयू गठबंधन ने 2024 में राम मंदिर के मुद्दे को ड्रेल कर दिया था, जिस तरह से सांप्रदायिक मुद्दे को ड्रिल कर दिया था और मोदी सरकार को नौकरी के नाम पर चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया था, इसको लेकर लगातार जेडीयू के ही जो आरएसएस बीजेपी के स्लीपर सेल थे, चाहे वो अधिकारी हों या नेता हों, वो लगातार नीतीश को बहकाने लगे, झूठी रिपोर्ट देने लगे और इस वजह से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आरजेडी को क्या करना चाहिए? आरजेडी को नीतीश कुमार के बदले मनुवाद पर हमला करना चाहिए। अब उनको खुला चंद्रशेखर राय, फतेह बहादुर को छोड़ देना चाहिए और सबसे बड़ी बात, उनको कोशिश करनी चाहिए कि अगर मुकेश सहनी आते हैं, अगर चिराग पासवान आते हैं, मांझी जी आते हैं, तो जो सीटें 17 सीटें जेडीयू को मिलनी थी उन सीटों को देना चाहिए। 20 सीटों में कांग्रेस 5 सीट पर लड़े, 20 सीट आरजेडी को लड़नी चाहिए और 20 सीटों में आरजेडी को एक भी सवर्ण लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। सोचिए, खबर ये भी आ रही है कि आरजेडी के जेडीयू के जो सवर्ण विधायक हैं वो भले नीतीश के साथ हैं, लेकिन जो गैर सवर्ण विधायक हैं वो फिलहाल आरजेडी के टच में हैं। वहीं कांग्रेस के जो सवर्ण विधायक है वो कहा जा रहा था कि बीजेपी के टच में है, लेकिन अब साफ है, अखिलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के ही गैर सवर्ण विधायक जो है वो हमारे टच में, मतलब 20 विधायक से 40 विधायक हमारे टच में है। तो ये पूरा खेल चल रहा है। सच्चाई ये है कि बिहार में सोशल जस्टिस आगे चल रहा था, आरक्षण की बात हो रही थी, नौकरियां दी जा रही थी और इससे बीजेपी नाराज थी, सवर्ण नेता नाराज थे और उन्होंने सरकार गठबंधन को गिरवा दिया। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब बहुजन नेताओं को तय करना है। सोचिए, सवर्ण समाज के नेता किसी दल में हो वो अपने समाज का हित देखते हैं। बहुजन समाज के नेताओं को भी जिस दिन ये समझ आ गई कि आप किसी दल में हो, आपको अपने समाज का हित देखना है, उस दिन इस देश के 85% लोगों की सत्ता होगी, उन्हीं का राज होगा और हर बहुजन नेता भारत रत्न मिलेगा। तो हमें नेता चाहिए मान्यवर कांशीराम साहब के जैसा, सोनेलाल पटेल के जैसा, हमें नेता चाहिए रामविलास पासवान जैसा, हमें नेता चाहिए लालू यादव जैसा, मायावती जी जैसा, हमें नेता चाहिए मुलायम सिंह यादव जैसा, बहुजन को नेता चाहिए जगदेव बाबू जैसा, रामस्वरूप वर्मा जैसा, सोनेलाल पटेल जैसा, करुणानिधि जैसा, स्टालिन जैसा, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाए। और इसके लिए बहुजन नेताओं का, बहुत खाली सपा बसपा को भी ये करना चाहिए, सपा बसपा आरजेडी को, जेएमएम को, कि आप सवर्ण समाज को टिकट ही न दें, क्योंकि वो आपको वोट नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो अपना वोट देकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाएगा। अगर आपकी इतनी भी राजनीतिक समझ नहीं है तो फिर आपके साथ यही होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आपका उत्तराधिकारी बनने का ख्वाब देखने वाले 2 पिछलग्गू मंत्री, आपकी बीमारी का फ़ायदा उठाने वाले 2 संघीय अधिकारी और ईडी, सारी सच्चाई बाहर आएगी। प्रियांशु कुशवाहा ने ट्वीट किया है और ये सच है किस तरह से नीतीश कुमार को गुमराह किया गया, क्योंकि बड़ी लकीर खींची जा रही थी जिससे आरएसएस और बीजेपी अनकंफर्टेबल थे। भारत का इतिहास मनु की ब्राह्मणवादी संस्कृति और तथागत बुद्ध के मानवतावादी विचार के बीच नस्वर संघर्ष के इतिहास के अलावा कुछ नहीं। सोचिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है 26 जनवरी को, जो कि राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन देवी देवताओं के पूजा पाठ का क्या महत्व था, किस तरह से देश को धार्मिक उन्माद में धकेला जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और पूरा बहुजन समाज इस वीडियो में साथ है। सोचिए, अगर आरजेडी ने चंद्रशेखर राय, फतेह बहादुर जैसे नेताओं को खुला छोड़ दिया, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट दी, तो ये लोग पूरा बहुजन वोट एकजुट कर देंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, मांझी जी को एक साथ आना चाहिए, आरजेडी के साथ आना चाहिए, आरजेडी को भी दिल बड़ा करना चाहिए। उसी तरह से यूपी में भी सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, लेकिन बीएसपी को भी और सपा को भी एक साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 बार प्रयास किया गया है, बात नहीं हो पाई है। नीतीश जी के दफ्तर से कॉल बैक आया है कि वे बिजी हैं, कोई फायदा नहीं है सर। नीतीश कुमार का स्वार्थ सिद्धि अब भाजपा के साथ पूरा होने वाला है। सामाजिक न्याय के रास्ते को छोड़कर क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म के साथ वो समझौता कर चुके हैं। प्रतीक पटेल हैं जो आरजेडी जेडीयू के नेता थे, लगातार सोशल मीडिया पर लिखते थे, उन्होंने कहा है
कि जेडीयू के बहुजन कार्यकर्ता तो कम से कम नीतीश जी के साथ नहीं जाएगा। और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में राबड़ी देवी को समन 9 फरवरी को पेशी के लिए बुलाया। सोचिए किस तरह से बदले की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब बहुजन समाज डरने वाला नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मेरे विधायकों को 25 करोड़ और मंत्रिमंडल का लालच दिया जा रहा है। सोचिए अरविंद केजरीवाल ने कहा, वो ईडी में जा भी नहीं रहे हैं। तो अब ईडी में सोचिए किस तरह से हेमंत सोरेन भी नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी भी नहीं जा रहे हैं। तो बहुत, और सोचिए ये वीडियो देखिए, 26 सेकंड का वीडियो है, किस तरह से यूपी में। चंद्रशेखर भाई, जय भीम की, आप यहाँ पे आओ, मेरी मदद करो। और मेरे ससुर को भी मार दिया, मेरी सास को भी मार दिया, मेरे पति को भी मार दिया, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। आप आकर मेरी मदद करो भैया। यूपी के औरैया में शेड्यूल कास्ट फैमिली को पहले पिता की हत्या हुई, फिर माँ की हत्या हुई, और अब इनके सास ससुर की हत्या के बाद इनके पति की हत्या हुई है। इनके बच्चे की जान मुश्किल में है। बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि प्लीज़ इनकी मदद कीजिए और इनकी जान को बचाइए। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर ही आपको मिलेगा, नेशनल दस्तक पर ही मिलेगा। हम लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ये सब खबरें दिखाते हैं। प्रतीक पटेल को कौन नहीं जानता, सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर तक। सोचिए आज तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। बस ज़रूरत है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं वो एकजुट हो, नहीं तो आज आपकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। तो ये सोशल मीडिया पर सोचिए। बिहार में गठबंधन टूटने का मुख्य कारण है नीतीश कुमार की मानसिक बीमारी और 3 किरदार। अल्जाइमर बीमारी के लक्षण पढ़िए और उसे नीतीश कुमार की स्थिति को मिलाइए। बीजेपी मानसिकता के 2 वरिष्ठ मंत्री जो कभी चुनाव में नहीं जीते, सिर्फ एमएलसी बनते, और सीएमओ के एक वरिष्ठ रिटायर्ड अधिकारी जो विशुद्ध भाजपाई है और जांच एजेंसियों के रडार पर थे, उन्होंने नीतीश कुमार की डवाडोल मानसिक स्थिति का और बीमारी का फायदा उठाकर सारी पटकथा रची। यह पदाधिकारी जब मौका मिला, सिचुएशन देखी, सीएम हमेशा नकारात्मक फीड देते थे। इसमें सीएम हाउस के एक पुराने फोन अटेंडेंट की भी भूमिका रही, जो इन तीनों के इशारे पर कब क्या मुख्यमंत्री को बोलना है, बताना इत्यादि में सम्मिलित रहा। उन्होंने एक साजिश के तहत जेडीयू के 8-10 विधायकों को मुख्यमंत्री से मिलने मिलवाने को बाध्य किया। उन चुनिंदा विधायकों को ट्रेनिंग देकर क्या क्या काल्पनिक गढ़ी गढ़ाई बातें, जैसी तुम्हें बताना है कि सर्वे में बीजेपी आगे है, तुम्हें फलाना नेता फ़ोन कर बुलाता है, ग्राउंड में जदयू की इस गठबंधन में कम सीटें रहेंगी, बीजेपी का दबदबा है, धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है इत्यादि पर मुख्यमंत्री के सच बोलने हैं। इन्हें सबसे पहले बताया जाए। सोचिए किस तरह से नीतीश कुमार को गुमराह किया गया कि आपकी पार्टी तोड़ रहे हैं। फोन अटेंडेंट के माध्यम से सीएम को कहलवाया जाता था कि फला विधायक मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन के अलग अलग अंतराल पर एक इन विधायकों को सीएम से मिलवाया जाता और यह सुनिश्चित किया जाता था कि उस वक्त वो दोनों मंत्री उपस्थित रहें। वैसे भी कोई जेडीयू विधायक कभी अकेले सीएम से बात नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार एमएलए से हालचाल जानते, विधायक सब ठीक ठाक बताते, फिर दोनों मुख्यमंत्री खोद के सीएम के सामने उनसे पूछते कि बताओ जी, तुम्हारे क्षेत्र में बीजेपी सर्वे में आगे है या ना, आरजेडी की अधिक सीटें रहेंगी ना, जाति और धर्म विशेष का अधिक वोट कहाँ मिलेगा, तुमको फलाना नेता बुलाता है, नीचे जदयू कार्यकर्ता खुश नहीं है इत्यादि इत्यादि। फिर विधायक के सामने ही वो दोनों सीएम को गुमराह करने लग जाते। विधायक के सीएम चैम्बर से बाहर निकलते ही साजिश के हिस्सेदार अधिकारी उसे बुलाकर समझाता कि साहब को बोलो कि बीजेपी के साथ जाने पर दिल्ली से ज़्यादा फंड आएगा, आपके क्षेत्र में हम भेज देंगे, किन अधिकारियों की आपकी पोस्टिंग चाहते हैं मुझे दे दो, मैं कर दूंगा इत्यादि इत्यादि। दोनों मंत्री और अधिकारी जो मिलने आता उसके सामने नकारात्मक फैलाते। अधिकारी इंटेलिजेंस इनपुट की काल्पनिक कहानी गर्भ मुख्यमंत्री के मन में अपने ही विधायकों को लेकर संशय फैलाते। विगत 2 महीने से इन लोगों ने मुख्यमंत्री की बीमारी के चलते उन्हें किसी सरकारी कार्यक्रम में भाषण भी नहीं होने दिया। व्यक्तिगत बातचीत में ये कहते कि मुख्यमंत्री की बीमारी अत्यधिक बढ़ चुकी है, इसलिए जल्दी से जल्दी इनको बीजेपी में ले जाते हैं ताकि जांच एजेंसियों में हमारे मुकदमे नहीं रहेंगे। मानसिक और वैचारिक रूप से दोनों मंत्री भाजपाई हैं और उनकी अभी राजनीति करने की उम्र 10-15 साल बची है। वो दोनों अपना भविष्य जदयू में नहीं देखकर बीजेपी में देखते हैं। इन लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री की बीमारी का नाजायज फायदा उठाया है। पिछड़े की राजनीति करने वाली जदयू को अब बीजेपी को सौंपने की सारी कहानी लिखी जा चुकी है। सितंबर 2024 के बाद जदयू का क्या होगा, भगवान ही मालिक है। सोचिए, ये वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा और इसमें सच्चाई है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार को जानबूझकर गुमराह किया गया। तो सोचिए, सवर्ण नेता किसी पार्टी में हो, वो अपने सामाजिक हितों को देखता है। वो नाराज़ थे ये लोग कि आरक्षण क्यों लागू हो रहा है, सोशल जस्टिस क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है। बिहार में एक नया अध्याय की शुरुआत हो रही है, बड़ी लड़ाई का आगाज हो रहा है। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई पार्टी कोई नेता हमारा दुश्मन नहीं है। हम अपने काम के साथ जनता के बीच जाएंगे। जहां दुश्मन बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, हम आखिरी सांस तक अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। जब तक सांस बाकी है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ रहेंगे। कोई किसी से समझौता नहीं,
निडर बेखौफ लड़ेंगे, जीतेंगे, तेजस्वी भव बिहार। तो सोचिए, ये तमाम स्ट्रैटेजी है जो अपनाना पड़ेगा और बहुजन समाज के नेताओं को, अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा, चिराग पासवान को, मांझी जी को और मुकेश सहनी को और तमाम बहुजन नेताओं को अपना ईगो छोड़ना पड़ेगा। जदयू के लिए लिखना वाकई मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, मेरे साथ जो बचेगा वो है आप सबका प्यार, मेरा आत्म स्वाभिमान, मेरी विचारधारा, मेरा जमीर, मेरा सामाजिक न्याय की सोच। मैं इसी तर्ज पर लिखता बोलता रहूँगा, बस यही मलाल रहेगा कि इस दल का कभी सदस्य नहीं रहूँगा। प्रतीक पटेल ने आरजेडी को छोड़ दिया, जेडीयू को छोड़ दिया। और सोचिए, विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए दिए गए 25 करोड़ का ऑफर। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा आरोप है। तो सोचिए किस तरह से जो सवर्ण पार्टी को तोड़ सकते हैं वो आरजेडी जेडीयू को। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है, 7 एमएलए को संपर्क कर रहा है। कुछ दिन पहले 21 एमएलए से बात हो गई है, 25 करोड़ और बीजेपी से टिकट की बात कही जा रही है। तो सोचिए, इस देश के बहुजन नेताओं को और बहुजनों को समझना पड़ेगा, उनको एकजुट होना पड़ेगा। बहुत बुरी स्थिति है और क्यों सरकार गिरवाई गई है ये भी सोचिए। जब आरक्षण बढ़ाने की बात हुई, जाति जनगणना के बाद हमने आंकड़ों के आधार पर बोला कि ईवीएस खत्म किया जाए और 75% एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। आप नहीं माने, आपने 10% ईवीएस के बिना किसी वैज्ञानिक आंकड़े को कंटिन्यू रखा। सोचिए, इस तरह से तो लगातार तेजस्वी यादव इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का विरोध कर रहे थे, वो आनंद मोहन को जेल छोड़ने पर का विरोध कर रहे थे, वो शहाबुद्दीन को जेल भेजे जाने का विरोध कर रहे थे और आनंद मोहन को छोड़ने का विरोध कर रहे थे। और ये सब कुछ जेडीयू के सवर्ण नेताओं को नहीं पच रहा था। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी यादव को ये सब आके बताना चाहिए और अगले चुनाव में बहुजन एकता बनानी चाहिए। सोचिए, चुनाव आयोग की मतदाता सूची में जो नहीं है वो कह रहे हैं कि हम अभी जिंदा है। सोचिए किस तरह की बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, चुनाव आयोग की जो लिस्ट आई है, अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो आप भी अपने नाम को जरूर जुड़वाएं, जरूर ऐड करिए। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, अगर अभी भी मौका है आप अपने नाम को ऐड करवाएं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बहुजनों को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस कैसे बनने देगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है जो सवर्ण लॉबी है। तो सोचिए, अपने ही दल को धोखा दे सकते हैं सवर्ण नेता, क्योंकि उनको सोशल जस्टिस, आरक्षण, सरकारी नौकरियां पसंद नहीं है। अब ये बहुजन नेताओं को सोचना है कि वो एकजुट होंगे कि नहीं। अगर बहुजन नेता एकजुट नहीं होते तो बहुजन समाज को एकजुट होना पड़ेगा और सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको सोनेलाल पटेल जैसा नेता चाहिए, आपको रामस्वरूप वर्मा जैसा, जगदेव बाबू जैसा, लालू यादव जैसा, मायावती जैसा, कांसी राम साहब जैसा, मुलायम सिंह यादव जैसा, आपको करुणानिधि जैसा नेता चाहिए जो अपना हित और समाज का हित है तो समाज का हित चुने। सवर्ण समाज के नेता यही तो कर रहे हैं, अपने समाज के हितों के लिए वो अपने पार्टी के साथ भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, जबकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने हितों के लिए समाज के हितों को छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, जो लोग सवर्ण पार्टी को तोड़ सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो नीतीश कुमार की पार्टी नहीं तोड़ेंगे। नीतीश कुमार के सवर्ण नेताओं ने उनको भड़काया है। तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी है कि वो सवर्ण समाज को टिकट न देकर सारी टिकट बहुजनों में बांटे। 2024 में 35 सीट वो जरूर जीतेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।